अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा दर्शकों आप सभी जानते हैं कि आपकी ही भारी मांग पर हमने भविष्य मालिका के 16 सीजन अभी तक प्रसारित किए हैं और 16 सीजन में आपको हम अभी तक 13 एपिसोड जो है दिखा चुके हैं। अब बारी है 14वें एपिसोड की, तो ये एपिसोड भी अत्यंत रोचक है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि माँ बिरजा भी इसी युद्ध में भयंकर शोर गर्जना कर पापियों का अंत करेंगी और भगवान कल की द्वापर युग के आधे दिन का बचा हुआ महाभारत फिर से कलयुग में लड़ने जा रहे हैं। अब आपको आगे की कथा का विस्तार करने के लिए एक नए प्रसंग की ओर ले चलते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि रूस और यूक्रेन युद्ध को अब काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन 141 देशों का यूक्रेन को समर्थन होने के बाद भी रूस का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस पराजित हो जाए, किंतु वे नहीं जानते कि द्वापर युग में रूस देश को भगवान श्री कृष्ण का वरदान प्राप्त हो चुका है। भगवान ने रूस से तब कहा था कि एक दिन जब भारत चारों ओर से घिर चुका होगा तो रूस ही एक ऐसा देश होगा जो भारत की सहायता के लिए आगे आएगा। जैसा कि आपको बताते चलें कि राजा जनक का संबंध भी रूस देश से था और वे वहां तपस्या करने के लिए जाया करते थे। इसके अलावा रूस भारत की वो भूमि है जहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे, इसीलिए इसका नाम अपभ्रंश होते होते ऋषि से रूस पड़ गया। तो जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में रूस को भारत की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा, तो ये समय तब आएगा जब इस्लामिक देश भारत पर आक्रमण कर चुके होंगे और ओडिशा की भूमि पर रक्तपात मचाया जा रहा होगा। तब रूस श्री जगन्नाथ की रक्षा के लिए पुरी आएगा और उनकी प्रतिमा को यहाँ से सुरक्षित बचाकर ले जाने का प्रयास करेगा, लेकिन वह अधिक दूरी तक भगवान को लेकर के नहीं जा पाएगा और जिस रेल से वह भगवान को ले जा रहा होगा उसके इंजन में धमाका हो जाएगा। इसी धमाके के साथ भगवान श्री जगन्नाथ का विग्रह एवं दोनों भाई बहन श्री बलराम और सुश्री सुभद्रा वहां से अंतर्ध्यान हो जाएंगे। उस समय फिर कुछ भक्त स्टेशन पर भगवान के विग्रह को बैलगाड़ी में बिठाकर छतिया धाम ले जाएंगे। इस बीच भगवान की भेंट भगवान शिव से उनके मंदिर में भी होगी। इसके अलावा भविष्य मालिका में लिखा है कि 2024 के आसपास भारत में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसके बारे में किसी ने कभी सुना भी नहीं होगा। ये समय भारत के लोगों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होगा और ऐसा समय एक बार फिर से आएगा जब कोई किसी की सहायता के लिए आगे नहीं आएगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जैसा कोरोना के समय हुआ था उससे भी कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण समय अब आने वाला है, जब हर व्यक्ति अपने आप में अकेला पड़ जाएगा और लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने लगेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि 2024-25 के आसपास जब मीन में शनि का प्रवेश होगा तब ओडिशा में एक बड़ा भयंकर भूकंप आएगा, जैसा कि पहले कभी गुजरात में आया था। ये बहुत अधिक तीव्रता वाला भूकंप होगा जिससे समूचा ओडिशा हिल जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड में भी खंड प्रलय जैसी स्थिति होगी और वहां भी बड़ा विनाशकारी भूकंप आएगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सूखा पड़ेगा और वहां अकाल जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके बाद सारे देश में तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा जैसे लगेगा कि ये बॉइलिंग पॉइंट यानी जिस तापमान पर पानी खौलने लगता है कुछ वैसा ही तापमान मिलेगा जो पूरे भारत को गर्मी से पिघला देगा। ऐसा अनुमान है कि इस बार भी गर्मी में अधिकतम तापमान 51 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत से लोगों की मृत्यु हीट वेव के कारण होने लगेगी। ये बात तो भविष्य मालिका में भी लिखी थी कि सूरज से उठने वाले तूफान धरती पर तबाही मचा देगा। अब इसी बात को वैज्ञानिक भी दोहरा रहे हैं।
वैज्ञानिकों का कहना है कि 2025 तक सोलर फ्लेयर इतनी तेजी से उठने लगेगी कि वे धरती के चुंबकत्व पर ही गहरा प्रभाव डालने लगेंगी। इसी दौरान सौर तूफान की एक बड़ी लहर धरती से टकराएगी, जिसके कारण पूरी दुनिया में बिजली के ग्रिड फेल हो सकते हैं और इसी कारण से सारी दुनिया में कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए अंधेरा छा सकता है। 2025 तक संसार में युद्ध के कई नए मोर्चे भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे, जिसमें से रूस यूक्रेन, इजराइल इराक के अलावा रूस और अमेरिका एवं इजराइल और इस्लामी देशों का भी एक मोर्चा खड़ा हो सकता है। युद्ध तो युद्ध, इस दौरान सारे संसार में प्राकृतिक आपदाओं की बाढ़ सी आ जाएगी, जिससे होने वाले नुकसान का अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है। संसार में नए नए युद्ध का मोर्चा बनने के बाद ये लड़ाई आग में घी का काम करेगी और उसमें से कुछ छोटे देशों का नाम तो एकदम से ही मिट जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जब देवों के गुरु बृहस्पति अपनी शुक्र की राशि में प्रवेश करने के बाद स्थितियां और भी विस्फोटक हो जाएंगी। देवगुरु के शत्रु की राशि में जाने के कारण सबसे बड़ा प्रहार धर्म पर होगा और ऐसे में धार्मिक उन्माद एवं सांप्रदायिक हिंसा की घटना आग में घी का काम करेंगी। भविष्यमालिका में लिखा है कि 2024-25 के बीच संसार में ब्रह्मांड का 5वां तत्व एक्टिवेट हो जाएगा और इसी के बाद तूफानी गति से परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। बड़े बड़े कथावाचकों की मनोहर कहानियां सामने आने लगेंगी और जो लोग धर्म का कारोबार कर रहे हैं उनसे शनिदेव बदला लेंगे और उन्हें धर्म के नाम पर कारोबार को बंद करने के लिए ऐसा दंड दिया जाएगा कि ऐसे लोग फिर सपने में भी धर्म के द्वारा धन कमाने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। अप्रैल 2024 के बाद आकाशीय मंडल में ग्रहों की ऐसी युति बन चुकी है जो सारे संसार में खलबली मचाने के लिए काफ़ी है। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के सामने भी कई चुनौतियां आने वाली हैं, जिसका मुकाबला करना नई सरकार के लिए आसान नहीं होगा। दिसंबर 2025 तक सारे संसार में घटने वाली घटनाएं अपने चरम पर होंगी और जहां युद्ध से नहीं काम बिगड़ा है वहां प्राकृतिक आपदा से तबाही मच जाएगी। फिर इसके बाद अगले 2 वर्ष तक ऐसी ही मिलीजुली घटनाएं होती रहेंगी और 2027 तक दुनिया भर के लोगों की आदत विषम परिस्थिति में जीवन जीने की पड़ ही जाएगी। भविष्यमालिका के अनुसार मार्च 2025 तक संसार भर में ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन हो चुके होंगे जो किसी ने कल्पना भी नहीं की है। इस दौरान प्रकृति के नियम तक भी बदल जाएंगे और प्रकृति के जो नियम होंगे वो नए बन जाएंगे और प्रकृति नए नियमों के साथ कार्य करना आरंभ कर देगी। ये स्थिति हमें उत्तराखंड में अभी से दिखाई देने लगी है। मई के महीने में जब सारे संसार में, सारे देश में 40 से ऊपर का तापमान चल रहा है, तब उत्तराखंड के हरिद्वार एवं आसपास के क्षेत्रों में 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान है और यहाँ पंखा चलाने में भी ठंड का एहसास हो रहा है। ये बात हम स्वयं के अनुभव से कह रहे हैं, क्योंकि अब अखंड मंथन हरिद्वार से ही चलाया जा रहा है। अतः यहाँ के मौसम के बारे में हम आपको अपने अनुभव के आधार पर ही जानकारी दे रहे हैं, ना कि किसी सुनी सुनाई बातों के आधार पर। मार्च 2025 में 8 ग्रहों की दृष्टि एक ही स्थान पर पड़ रही होगी और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब 8 ग्रह एक ही स्थान को देखेंगे तो स्थितियां कितनी विस्फोटक हो सकती हैं। इसी तरह से 2019 में जब 6 ग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए थे तो कोरोना जैसी महामारी आई थी और उस दौरान कैसा हंगामा बरपा था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भविष्यमालिका में ये बात कई स्थान पर लिखी गई है कि धर्म की स्थापना के लिए भारत भूमि पर एक ऐसा युद्ध लड़ा जाएगा जो अब तक लड़े गए युद्ध में सबसे अधिक विध्वंसक होगा। इसी युद्ध के साथ कली पुरुष की पूरी शक्ति समाप्त हो जाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। ये युद्ध राम रावण एवं महाभारत से भी कहीं अधिक विशाल होने वाला है और ऐसे में अस्त्र शस्त्र इस तरह के प्रयोग किए जाएंगे जो कि अभी तक नहीं किए गए। ऐसे युद्ध में चीन द्वारा सबसे पहले उत्तराखंड राज्य पर भीषण हमला किया जाएगा और इसी के बाद से युद्ध अपना विकराल रूप धारण कर लेगा। युद्ध का दूसरा मोर्चा केरल राज्य से खुलेगा और तीसरा मोर्चा पश्चिम बंगाल के दक्षिण काली के मंदिर से खुलेगा। इस युद्ध में परमाणु बम से लेकर रासायनिक बम तक का प्रयोग किया जाएगा। पहले मोर्चे पर जब भारत और चीन का युद्ध आरंभ होगा तो ये इतना विनाशक होगा कि सारा संसार इस दौरान होने वाली घटनाओं को देख करके स्तब्ध रह जाएगा। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अंतिम एपिसोड 16वें सीजन का। 17वें सीजन के लिए हम सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। यदि आपके पास भी इस प्रकार की कोई सामग्री है तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे साझा कर सकते हैं।
दर्शकों, आप सभी दर्शकों की भारी मांग पर ही हम इस सीरीज़ का 16वां सीजन तक निर्मित कर सके और आशा करते हैं कि यदि हमें इस संबंध में और भी जानकारियां मिलेंगी तो इसके सीज़न आगे भी हम लाते रहेंगे। 16वां सीजन सबसे बड़ा सीजन था क्योंकि इसमें हम आपको लगभग 14 एपिसोड दिखा चुके हैं। तो दर्शकों, इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ और हम आप सभी से ये अनुरोध करेंगे कि जैसा कि भविष्य मालिका में भी ये लिखा गया है कि कलयुग जब भीषण रूप में अपना रूप धारण कर लेगा तो भविष्यवाणियाँ भी उस समय गलत सिद्ध होने लगेंगी। ये बात भी कही गई है। तो जैसा कि ये कहा गया था कि चुनाव जैसी स्थिति 2024 में नहीं होगी, तो आप देख सकते हैं कि चुनाव अभी तो हो रहे हैं और ऐसी आशा की जाती है कि ये सभी चरण के चुनाव संपन्न होंगे और 4 जून का जो परिणाम है वो भी सभी के सामने आएगा। किंतु आपसे हम तब भी ये अनुरोध करेंगे कि मौसम को देखते हुए और समय को देखते हुए आप अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें और हमारे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जा रही है इसे लेकर के भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसे सिर्फ जानकारी के आधार पर देखें क्योंकि हम ये जानकारी आपको बिल्कुल उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में हमें ये मिली है। यानी जो भी भविष्यवेत्ता अपनी भविष्यवाणियों को समाज के सामने उन्होंने जिस रूप में भी प्रस्तुत किया है उसी रूप में हमने आपके सामने भी ये सारे तथ्य रख दिए हैं। अब निर्णय आपका है कि आप इसे सत्य माने या असत्य माने या फिर आप तटस्थ रह करके इस पर कोई विचार ना दें। तो आशा करते हैं कि आप अपनी भूमिका निभाते रहेंगे और हमें हमारा मार्गदर्शन कराते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।